जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा चल रहा है अभी केमिस्ट्री। और इसका ये तीसरा एक्सरसाइज है, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही कई सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत हो रही है एट फर्स्ट, तो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर भी दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नहीं तो टेलीग्राम पे आप अध्ययन केंद्र सर्च करोगे, मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेडियो सक्रियता से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता का खोज हेनरी बेक्वेरल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मीन्स रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था? ये किया था हेनरी बेक्वेरल ने। ऑप्शन नंबर बी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता गुण है नाभिक का। जब भी नाभिक का जिक्र हो, मीन्स नाभिक के अंतर्गत आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाता, दोनों मिला के हम कहते हैं नाभिक। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का गुण है। मीन्स नाभिक आपका एटॉमिक मास बताता है, ठीक ना। इसका खोज किसने किया? हेनरी बेक्वेरल ने किया। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु का नाभिक भाग लेगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमता है, और सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यही आपका नाभिक या न्यूक्लियस बनाता है। यही रेडियो धर्मिता मीन्स रेडियो सक्रियता परिवर्तन का भाग होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये जो मीन्स ऊपर में घूमता है इलेक्ट्रॉन, ये आपका कोई भी वस्तु का रासायनिक गुण जो होता है, केमिकल गुण जो होता है, वो डिफाइन करता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझो। किसी भी पदार्थ की जो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक गुण, वो किस पे डिपेंड करता है? तो उस पे उसके इलेक्ट्रॉन पे। ओके, आगे प्रश्न, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या हमेशा न्यूट्रॉन से कम होगा। प्रोटॉन का संख्या हमेशा न्यूट्रॉन से कम होगा। प्रोटॉन का संख्या हमेशा न्यूट्रॉन से कम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। मीन्स अधिक टाइम बराबर ही होता है और कभी कभी उससे अधिक हो जाता है, लेकिन कभी भी न्यूट्रॉन के संख्या से अधिक नहीं होगा। मीन्स इस लाइन को फिर से समझ लो। जैसे मान लो कैल्शियम का, जैसे सोडियम, ठीक ना, 1123, तो ये आपका होता है प्रोटॉन, ठीक ना, और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12 हो गया। तो प्रोटॉन कम होता, न्यूट्रॉन अधिक होता है। समझ रहे हो? मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या से हमेशा प्रोटॉन का संख्या क्या होगा? कम होगा। तो किसी किसी में बराबर होता है, किसी किसी में कम होता है, पर अधिक कभी नहीं होगा। पांचवा प्रश्न है, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होता है? रेडियो धर्मिता का मात्रक कह लो, ये होता है क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? रेडियो धर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जित करता है। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किनके द्वारा किया गया? ये किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरण का खोज किया। अल्फा और बीटा किरण का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण का खोज किया? गामा का भी रदरफोर्ड ने ही किया। फिर से रिपीट कर लो, अल्फा और बीटा किरण का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। साथ ही गामा किरण का भी खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। तीनों किरण यानी अल्फा, बीटा, गामा, तीनों का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। काफी इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का नाम। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो कौन सा? तो अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होता है वो हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? किस किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण का। गामा का विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी वेधन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अल्फा कण में होता है, अल्फा कण आपका प्लस आयन होता है, हीलियम प्लस होता है, हीलियम प्लस आयन होता है, जबकि बीटा में माइनस होता है, और गामा जो होता है उदासीन होता है। अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश होते हैं, तो 2 इकाई धन आवेश इंपॉर्टेंट है आपके लिए। घन आवेश मैं धन आवेश कह रहा था इसको, घन आवेश, ठीक ना। ये मीन्स प्लस, जो 2 प्लस दिख रहा है ना, 2 इकाई धन आवेश, ठीक ना।
बीटा किरण बना होता है, बीटा किरण में क्या होता है, तो ऋण आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से होता है बीटा कण। फिर से रिपीट कर लो, अल्फा ये होगा 2 प्लस होता है, बीटा तो नेगेटिव ही होता, और गामा जो होता है वो आपका उदासीन होता है, उदासीन होता है, ना तो प्लस ना ही माइनस, न्यूट्रल होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, समभारिक मीन्स एटॉमिक मास जो होता है वो सेम हो जाता है इसमें, तो वो होता है बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से क्या होता है, समभारिक का, आइसोबार का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, तो बीटा किरण, बीटा किरण से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये प्रश्न आसान हो गया आपके लिए। बीटा किरण, बीटा किरण में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है, इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है आपका निगेटिव होता है, साथ ही बीटा किरण भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। साथ ही प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो अल्फा कण पॉजिट्रॉन के साथ हो जाएगा, और न्यूट्रॉन के साथ गामा किरण हो जाएगा। ओके, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है, ऐसा क्यों। मीन्स अल्फा की तुलना में बीटा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरण का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। फिर से रिपीट कर लो, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण उसका वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसीलिए इसका जो मीन्स वेदन क्षमता है वो अल्फा कण से अधिक होता है। पर याद रखना, गामा कण का जो वेदन क्षमता है वो सबसे अधिक है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है, बीटा किरण क्या होगा, मीन्स ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी। गामा किरण किससे बनी होती है, गामा किरण बना होता है विद्युत चुंबकीय तरंग से, विद्युत चुंबकीय तरंग से, ऑप्शन नंबर डी। गामा किरण बना होता है विद्युत चुंबकीय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गामा किरण किससे बना होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग से। गामा किरणें क्या होती है, गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण होती है। फिर से रिपीट कर लो, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण कौन सा होता है, गामा किरण, गामा किरण। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर अरेंज करने के लिए देते तो एक लाइन से लिख दोगे, अल्फा बीटा और गामा, सबसे कम अल्फा का, उससे अधिक बीटा और सबसे अधिक गामा का। ओके, आगे निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, आयनन क्षमता गामा किरण का कम होगा, जो ये आयनन क्षमता कम होगा तभी इसका वेदन क्षमता बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप कलर के बारे में पढ़ोगे तो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, क्यों, क्योंकि उसका विचलन मान सबसे कम होता है, विचलन मान सबसे कम होता है। उसके अपोजिट अगर बैगनी की बात करें तो विचलन मान सबसे अधिक होता तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता, सबसे कम होता है। सेम यही होता है कि जिस किरण का आयन क्षमता जितना कम होगा उसका वेदन क्षमता क्या होगा, उतना अधिक होगा। तो गामा किरण का आयन क्षमता सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनिक क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा किरण की, इसलिए अल्फा किरण की जो वेदन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है, तो यह सीसा, लेड, लेड सीसा, ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सा होता है, न्यूनतम परागम्य, तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा, न्यूनतम सबसे कम, ऑप्शन नंबर ए। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो यह पोलोनियम, पोलोनियम के जो खोजकर्ता थे, साइंटिस्ट थे, वो जिस देश के थे उसी के नाम पे रख दिया गया, पोलोनियम, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है, तो ये आपका है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। जबकि यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम ये सब क्या है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता दिखाता है, एल्यूमिनियम नहीं दिखाता। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए किया जाता है बोरॉन का, बोरॉन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। रिपीट कर लो फिर से, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक
रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसमें से रेडियो एक्टिव तत्व जॉर्केनियम नहीं है, जबकि ट्रैटियम, फ्रेंसियम और स्टेटिन ये सब रेडियो एक्टिव मेटल है, जर्केनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। नियंत्रित के लिए हम किसका प्रयोग किए थे? बोरॉन का, नहीं भूलना, बोरॉन काफी इंपॉर्टेंट है। विघटन नाभिक मीन्स रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इसको रखना चाहिए पीबी मीन्स लेड के बने बर्तन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 32 नंबर प्रश्न है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर पड़ता है? तो अभी मैंने रिपीट किया था, पहले एक प्रश्न पढ़े हुए थे कि परमाणु क्रमांक में 1 का वृद्धि कब होता है? जब बीटा कण उत्सर्जित होता है। तो परमाणु क्रमांक में 1 का वृद्धि हो जाएगा और परमाणु द्रव्यमान यानी भार जो है वो अनचेंजेबल रहेगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा? तो परमाणु क्रमांक में 2 कमी आएगा, जबकि परमाणु भार में 4 कमी आएगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, अगर बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर में +1 होगा और मास जो होता है उसमें 0 चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर अल्फा कण निकलता है तो उसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर में 2 कमी हो जाएगा, माइनस होगा, और मास में भी क्या हो जाएगा? 4 कमी आ जाएगा। इसको थोड़ा याद रखना, पूछा जाता है। आगे प्रश्न दिया गया सोडियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, में एक बीटा उत्सर्जन के बाद, तो एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला 1 माइनस कर देंगे तो 10वें नंबर पे कौन आता है? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यहाँ पे यूरेनियम का दिया गया है मीन्स 92 और यहाँ पे 236 दिया गया है, इसको 87 बनाना है, ठीक है ना? मीन्स कितना का माइनस करना है यहाँ पे? तो -5 करना है। ओके, तो इसमें से अल्फा और बीटा कण कितने उत्सर्जित होंगे? मीन्स यहाँ पे कम ही करना है, तो आपको अल्फा कण क्या होगा? अधिक निकालना होगा। एक अल्फा कण इज इक्वल टू आपका 2 एटॉमिक नंबर वो कम कर रहा है, तो क्या कर देंगे? 3 अल्फा कण निकालेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस, और फिर एक बीटा निकाल देंगे तो +1 हो जाएगा, मीन्स -1 और +1 5 का चेंजेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। 36वां प्रश्न है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर में क्या परिवर्तन आएगा? तो ये दर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। परिवर्तन कितना भी कर दे, जैसे परसेंटेज में क्या होता है? मात्रा कितना ही बढ़ा दो, परसेंटेज कोई चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा आप कितना भी बढ़ा दो तो उसमें क्या होगा? कोई चेंजेज नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे यूरेनियम मीन्स 92 एटॉमिक नंबर दिया गया और ये एटॉमिक मास है, विघटित होकर 91 कर दिया, मीन्स 1 का कमी आया है, 1 का कमी आया है। तो मैंने क्या पढ़ा है? बीटा अगर जाएगा तो +1 होगा और अल्फा में क्या होगा? -2 होगा। तो 1 अल्फा कर देते हैं और 1 बीटा कर देंगे तो 1 का चेंजेज आएगा, मतलब 1 अल्फा और 1 बीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी याद रखिएगा, मास में कुछ खास चेंज नहीं होता है, बस अल्फा वाले में 4 माइनस होता, तो 4 का चेंज आपके एग्जाम में दिया ही रहेगा। मेन होता है एटॉमिक नंबर को चेंज करना। ओके, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम का रह जाएगा? ये कितने दिनों के बाद रहेगा? तो यहाँ पे आंसर है 140 दिन। ऑप्शन नंबर ए 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी आरंभिक मात्रा के भाग पर कितना शेष रह जाएगा? तो ये 25/4% पे आ जाएगा, मीन्स 25% इंक्रीज करता तो 4 दिन का है तो 25/4%। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने की है, अर्ध आयु मीन्स पूरा आयु होगा 8 महीने का, ठीक ना? इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 8 महीना लगेगा, 8 महीना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। आगे, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? फिर से रिपीट कर लेते हैं, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों के काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करते हैं? मीन सिंपल शब्दों में ये कहा गया है कि प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निकालने के लिए, उसका आयु निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम कार्बन काल का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। ओके, पर यहाँ पे थोड़ा प्रश्न क्लियर नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे जीवाश्म लिखा रहता ना, जीवाश्म, तब हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगर सिंपली पदार्थ लिखा गया है तो आप यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करोगे। ओके,
यहाँ पे आंसर आपका सी है कार्बन डेटिंग। पर याद रखना कार्बन डेटिंग वाले में कोई पदार्थ दे देगा, पेड़ पौधा जीव जंतु या फिर जीवाश्म दे देगा, कोई पत्थर या कुछ ऐसा दे दे तो आपको यूरेनियम डेटिंग पे टिक करना पड़ेगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का आकलन हम किससे करेंगे? यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी क्योंकि जीवाश्म नहीं है इसमें, यूरेनियम डेटिंग से करेंगे। रेडियो कार्बन काल निर्धारण करने मीन्स फिर से रिपीट कर लो। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो के लिए हम करते हैं मीन्स जीवाश्म। जीवाश्म में आपको कार्बन जहाँ भी आए ना तो जीवाश्म, जैसे मैंने कहा था ना यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे जीवाश्म का जिक्र करना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर अगर आपके एग्जाम में आएगा तो जीवाश्म दे दिया जाएगा, तो इसके लिए नो डाउट। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये प्रश्न रिपीटेड हो गया। किसने किया था? हेनरी बेक्वेरल ने। हेनरी बेक्वेरल ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? किस कण की जरूरत पड़ेगी? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। आगे प्रश्न हमारा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन। ऑप्शन नंबर सी। परमाणु शक्ति नियंत्रण, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। शांत रहना, लेकिन याद रखना ये जो परमाणु शक्ति संयंत्र है, अब आपके ऑप्शन में ये भी आ जाएगा कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक ना, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, उस पर टिक करना। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन दोनों ऑप्शन में रहेगा, नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो नियंत्रित पे टिक करना, क्योंकि अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो इसी मैंने अवगत करवा दिया। मैंने कहीं पे प्रश्न देखा हुआ था। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए, सॉरी वीडियो पॉज था, पता नहीं कहाँ से मैं इसको भूल गया था, रुक जाओ। 53 नंबर प्रश्न से इसको फिर से कवर कर लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा इसको इरेज कर ले। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोजन बम कार्य करता है अनियंत्रित संलयन पर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे। याद रखना जहाँ पे मीन्स बम बनाया जाएगा अनियंत्रित लिखा रहेगा, और अगर परमाणु रिएक्टर होगा तो वहाँ पे नियंत्रित लिखा जाएगा। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पे काम करता, पर अनियंत्रित विखंडन, और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन। ओके, हाइड्रोजन बम के किसने विकसित किया या हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया? एडवर्ड टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण करने के लिए, प्राचीन चट्टान होगा तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे। यूरेनियम डेटिंग का, यहाँ पोटासियम आर्गन लिखा गया आंसर में, ये गलत है। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है प्राचीन चट्टान या पृथ्वी का आयु पता करने के लिए, यूरेनियम डेटिंग का। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसकी उपयोगिता मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन के लिए किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं हम ब्लड में, ब्लड की जो स्पीड होती है उसको मापने के लिए। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियों को अवरोही क्रम मीन सबसे अधिक किसका होता? तो वो पहले गामा का, फिर बीटा और फिर अल्फा। गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। इस एक्सरसाइज में टोटल 57 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट कर लिया। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।